अरे ये क्या है? ये इतना चमक क्यों रहा है? मुझे लगता है ये कोई पत्र है। इतना कहकर राजकुमार घोड़े से नीचे उतरता है और उस पत्र को उठाता है। राजकुमारी रजनी का स्वयंवर है। महाराज ने सभी राज्य के राजा तथा राजकुमारों को आमंत्रित किया है। यदि कोई भी राजा या राजकुमार राजा की शर्त को पूरा कर देगा तो राजा अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देंगे। आखिर ऐसा क्या शर्त हो सकती है महाराज की? चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आप सभी लोग हमारे राज्य महल में पधारे। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। महाराज, आपने हमें स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है, तो बोलिए महाराज, आपकी क्या शर्त है? हाँ राजकुमार, जरा शांत रहिए। मैं अभी अपनी शर्त बताऊंगा। सैनिकों, जाइए और राजकुमारी को लेकर आइए। इतना सुनते ही सैनिक राजकुमारी के पास जाते हैं। चलिए राजकुमारी जी, आपको महाराज राज्यसभा में बुला रहे हैं। राजकुमारी सैनिकों की बात सुनकर एक छोटे से संदूक को उठाती है और राज्यसभा में पहुंच जाती है। बेटी, संदूक को खोलिए। अरे ये क्या है? मुझे तो लगता है कि ये कोई कीमती हीरा है। अरे नहीं भाई, इस हीरे की चमक को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई जादू ही हीरा है। राज्य सभागण, सभी लोगों ने इस हीरे को तो देख ही लिए होंगे। इसी से जुड़ा है मेरी पुत्री का स्वयंवर। लेकिन महाराज, इस हीरे का आपकी बेटी के स्वयंवर से क्या संबंध है? इस हीरे का संबंध यही है और यही मेरी शर्त भी है। यदि कोई राजा या राजकुमार इस हीरे का जोड़ा लाकर मुझे देगा, वही मेरी पुत्री का पति बनने का काबिल होगा। लेकिन महाराज, ऐसा हीरा पृथ्वी पर मिलना तो असंभव है। और महाराज, मुझे ये भी लगता है कि ये हीरा कोई साधारण हीरा नहीं है। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये कोई साधारण हीरा नहीं है, लेकिन मेरी शर्त यही है। यदि महाराज आपकी शर्त यही है तो इस शर्त को कोई पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने आप को इस स्वयंवर से बाहर करता हूँ। हाँ महाराज, आपकी शर्त को मैं भी पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं भी इस स्वयंवर से बाहर ही जाता हूँ। इसी प्रकार धीरे धीरे राज्यसभा में उपस्थित राजा व राजकुमार सभी लोग राज्यसभा छोड़कर चले जाते हैं, सिवाय एक राजकुमार के। महाराज, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस रहस्यमयी हीरे को। इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। महाराज, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आज ही उस हीरे को ढूंढने के लिए जाता हूँ। हाँ पुत्र, तुम जाओ। तुम जरूर इस मकसद में कामयाब होगे। राजा की आज्ञा मिलते ही राजकुमार सिद्धार्थ हीरे की खोज में निकल पड़ता है। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही वीर और बुद्धिमान था। मैं उस हीरे को तो ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूँ, लेकिन हीरे का तो कोई पता ही नहीं। आखिर मैं उस हीरे को कहाँ ढूंढूंगा? मैं ऐसा करता हूँ, किसी ऋषि या मुनि के पास चलकर पूछता हूँ। वो इस हीरे का पता जरूर बता सकते हैं। राजकुमार चलते चलते जल्दी ही एक ऋषि के पास पहुंचता है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए बाबा। अरे कौन हो तुम और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है?
बाबा, मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ। फिर राजकुमार अपनी सारी कहानी उस साधु को बताता है। पुत्र, वो हीरा कोई साधारण हीरा नहीं है, वो एक जादुई हीरा है। उस हीरे को पाना इतना आसान नहीं है। बाबा, उस हीरे को पाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यदि वो हीरा मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अरे नहीं पुत्र, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ये बात तो कायर लोग करते हैं। यदि तुम उस हीरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन उस हीरे का पता मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसका पता तो तुम्हें 7 रंगों वाला पक्षी ही बता सकता है। लेकिन बाबा, वो 7 रंगों वाला पक्षी कहाँ मिलेगा? पुत्र, वो 7 रंगों वाला पक्षी का जोड़ा तुम्हें कुंभी नदी के किनारे एक पेड़ पर मिलेगा। वो पेड़ ही उन दोनों का बसेरा है। लेकिन बाबा, ये कुंभी नदी कहाँ पर है? बेटा, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। तुम्हारे सामने एक पहाड़ी आएगी। पहाड़ी के उस तरफ ही वो कुंभी नदी है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहां से निकल पड़ता है। राजकुमार जल्दी ही उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। मुझे लगता है यही वो नदी है जिसकी बात साधु बाबा कर रहे थे। चलो जल्दी से पेड़ के पास चलता हूँ। इतना सोचकर राजकुमार जल्दी ही पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। अरे पेड़ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन साधु बाबा ने बताया था कि वो जोड़ा इसी पेड़ पर ही रहता है, लेकिन इस पेड़ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर राजकुमार उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी कुछ ही देर में वह सतरंगा जोड़ा पेड़ पर आ जाता है, लेकिन राजकुमार नहीं जान पाता कि वह चिड़िया का जोड़ा पेड़ पर आ चुका है। वह उदास मन होकर पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है। अजी सुनिए ना, अब तो यह जंगल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रिय, यदि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है तो हम कल ही इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। उन दोनों की यह सारी बातें राजकुमार के कान में पड़ती हैं, लेकिन राजकुमार चुपचाप उन दोनों की बातें सुनता रहता है। स्वामी, अपने पेड़ के नीचे ये व्यक्ति कौन बैठा है? मुझे तो लगता है ये बड़ा ही दुखी है। हाँ प्रिय, दुखी तो है। इसके दुख का कारण वो जादुई हीरा है। क्या जादुई हीरा? लेकिन आप किस हीरे की बात कर रहे हैं? सुंदरी, ये व्यक्ति मंगलपुर राज्य का राजकुमार सिद्धार्थ है। इसे धारा नगरी की राजकुमारी रजनी से प्रेम हो गया है, परंतु रजनी के पिता की यही शर्त है, जो भी राजा या राजकुमार वो जादुई हीरा लाकर राजा को देगा तो राजा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा। लेकिन स्वामी, वह जादुई हीरा मिलेगा कहाँ? मेरी प्रिय, वो हीरा पृथ्वी लोक पर नहीं है, वो हीरा परी लोक में है। परंतु इतना कीमती और जादुई हीरा आया कहाँ से? बहुत समय पहले की बात है। कन्नड़ नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक पक्षी रहता था। वो पक्षी परी लोक से आया था। वो 20 साल बाद एक जादुई अंडा देता था, परंतु उसका अंडा एक हीरे के समान चमकदार और जादुई होता था। लेकिन जब भी वो पक्षी अंडा देता था तो परियां उसके अंडे को उठाकर ले जाते थे। लेकिन एक बार उस पक्षी ने 2 अंडे दिए थे। ओहो, इस पेड़ के नीचे तो कितना मधुर छाया है। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे का सफर तय करूँगा। इतना सोचकर राजा उसी पेड़ के नीचे रुक जाता है।
तभी बरगद के पेड़ से वह चमकदार अंडा गिरता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई कीमती चमकदार हीरा लग रहा है। चलो मैं जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। इतना कहकर राजा तुरंत उस हीरे को उठा लेता है। तभी देखता है कि एक परी उस पेड़ की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अरे ये कौन है? मुझे तो लगता है ये कोई परी है। चलो मैं जल्दी से इस पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ। प्रिय, तभी से वो जादुई चमकदार अंडा तारा नदी के राजा के पास ही है और दूसरा अंडा परी लोक के राजा के पास है। लेकिन स्वामी, क्या उस अंडे को पृथ्वी लोक पर नहीं लाया जा सकता? उस अंडे को पृथ्वी लोक पर लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान परी लोक तक नहीं पहुंच पाया। जो भी गया वो रास्ते में ही मार दिया गया। इसका मतलब ये राजकुमार कभी भी उस अंडे को पृथ्वी लोक पर नहीं ला सकता। हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती हो। वो अंडा किसी इंसान के बस में नहीं कि उसे पृथ्वी लोक पर ला सके। पक्षी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ से रहा नहीं गया। वह तुरंत ही उठ खड़ा होता है। हे सतरंगी पक्षी, मुझ पर दया कीजिए। कृपया कर मुझे उस अंडे तक पहुंचाने का मार्ग बता दीजिए। यदि मुझे वो अंडा नहीं मिला तो मैं रजनी से विवाह नहीं कर पाऊंगा, और यदि विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, तुम जान देने की बात मत करो। यदि तुम वास्तव में अपनी जान की परवाह नहीं करते तो मैं तुम्हें वहाँ जाने की मार्ग बता देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें रास्ते में बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हे पक्षीराज, मैं राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी समस्या से लड़ सकता हूँ। यदि ऐसी बात है तो फिर तुम जरूर अपने मकसद में कामयाब होगे। मैं तुम्हें अपने 2 पंख देता हूँ। जब तुम परीलोक पहुँच जाना तो तुम्हें इनमें से एक पंख को जलाकर उसकी राख को अपने शरीर पर मल लेना है, तो तुम्हारा रूप देवताओं के समान हो जाएगा। और जब तुम वहाँ से वापस आ जाना तो दूसरा पंख जलाकर उसकी राख अपने शरीर पर मल लेना, तो तुम फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुनकर वह दोनों पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। फिर राजकुमार भी अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से निकल पड़ता है। राजकुमार को चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है। हे भगवान, मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ। आसपास तो कहीं पानी भी नहीं है। अरे उधर तो एक झरना बह रहा है। चलो जल्दी से इसी झरने में थोड़ा सा पानी पी ले। अरे रुक जाओ, तुम इस झरने में से पानी नहीं पी सकते। लेकिन क्यों? मैं झरने से पानी क्यों नहीं पी सकता? तुम पानी तो पी सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलिए, तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी शर्त बस इतनी सी है कि तुम्हें मुझे स्पर्श करना है, फिर पानी पीना है। यदि मेरे छूने से तुम्हें कोई भी लाभ होता है तो मैं तुम्हें जरूर स्पर्श करूंगा।
इतना कहकर राजकुमार सर्प को स्पर्श करता है। राजकुमार जैसे ही उस सर्प को छूता है तो वह सर्प एक इंसानी रूप में आ जाता है। अरे ये क्या, तुम तो सर्प से सीधे एक इंसानी शरीर में आ गए, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मित्र, मेरा ये इंसानी रूप तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मैं परीलोक से संबंध रखता हूँ। मुझे परीलोक में शाप मिला था कि मैं एक सर्प हो जाऊंगा, और जिस दिन पृथ्वी लोक से भटकता हुआ कोई नेक दिल इंसान यहाँ पर आएगा तो उसी के स्पर्श मात्र से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मित्र, ना जाने मैं कितने वर्षों से इसी सर्प रूप में भटक रहा था, और आज तुमने मुझे फिर से एक इंसानी रूप दिया है। इसीलिए मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। लेकिन मित्र, तुम जा कहाँ रहे हो? मित्र, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं मंगलपुर राज्य का राजकुमार हूँ। फिर राजकुमार अपनी सारी कहानी उस युवक को बताता है। मुझे किसी भी कीमत पर वो हीरा चाहिए। राजकुमार जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करिए, मैं आपको परीलोक ले चलूंगा। इतना कहकर वह युवक एक जादुई उड़न खटोला मंगवाता है। आइए मित्र, हमारे इस उड़न खटोले पर बैठ जाइए। मैं अभी आपको परीलोक ले चलता हूँ। राजकुमार जल्दी से उस उड़न खटोले पर बैठ जाता है। ऐ मेरे जादुई उड़न खटोले, तू हमें परीलोक ले चल। इतना कहते ही वह उड़न खटोला वहाँ से उड़ चलता है। उन्हें चलते चलते काफी समय गुजर जाता है। वह दोनों एक बहुत ही सुंदर बगीचे के ऊपर से गुजरते हैं। उसी बगीचे में एक सुंदर सी नदी बह रही थी। मित्र, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। चलो इसी नदी पर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों उसी बगीचे में उतर पड़ते हैं और जल्दी से वह दोनों नदी में पानी पीते हैं। अरे, पानी पीकर तो शरीर की सारी चेतना दूर हो जाती है। हाँ मित्र, तुम एकदम ठीक कहते हो, लेकिन ये बगीचा तो कितना सुंदर है। जिस बगीचे में वह दोनों उतरे थे वह बगीचा एक राक्षस का था। कौन हो तुम दोनों, और तुम दोनों हमारे बगीचे में क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं परीलोक में रहता हूँ और ये मेरा मित्र है। हम दोनों आपके बगीचे में पानी पीने के लिए उतरे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम तो परीलोक के हो, लेकिन तुम्हारा यह मित्र तो पृथ्वी लोक का वासी है, इसलिए मैं तुम्हारे मित्र को इससे आगे नहीं जाने दे सकता। सिर्फ तुम ही यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर राक्षस राजकुमार को बंदी बना लेता है और ले जाकर राजकुमार को कारागार में डाल देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने मित्र को कैसे बचाऊं? उसने तो मेरी इतनी मदद की और मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। मुझे कुछ ना कुछ करके अपने मित्र को बचाना ही होगा। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो राजकुमार का मित्र अपना रूप बदलकर एक चींटी का रूप बना लेता है और जल्दी ही राजकुमार के पास पहुंच जाता है। मित्र, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजकुमार जैसे ही अपने मित्र की आवाज सुनता है वह इधर उधर चौंकने लगता है। अरे मित्र, नीचे देखो, नीचे मैं एक चींटी के वेश में हूँ। अरे, मैं तुम्हें भी एक चींटी बना देता हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इतना कहकर वह चींटी राजकुमार को भी एक चींटी बना देता है। फिर वह दोनों मित्र वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मित्र,
अब हम लोग आगे का सफर कैसे तय करेंगे? हमारा उड़न खटोला तो उस राक्षस के पास है। राजकुमार जी, आप घबराइए मत, मैं अभी दूसरा वाहन मंगवाता हूँ। फिर वह युवक अपनी शक्ति से 2 उड़ने वाले घोड़े मंगाता है। आइए राजकुमार, जल्दी से इस घोड़े पर सवार हो जाइए। अपने मित्र की यह बात सुनते ही राजकुमार एक घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर वह दोनों मित्र वहां से निकल पड़ते हैं। वह दोनों रात भर सफर करते हैं और सुबह होते ही वह दोनों परीलोक पहुंच जाते हैं। जरा रुकिए मित्र, मुझे कुछ करना है। इतना कहकर राजकुमार उसी सतरंगी पक्षी का एक पंख निकालता है और उसे जलाता है। जैसे ही सारा पंख जल जाता है तो राजकुमार उस पंख की राख को अपने शरीर पर मल लेता है, तो राजकुमार भी देवताओं के समान दिखने लगता है। अरे मित्र, तुम इस रूप में तो कितने आकर्षक लग रहे हो। तुम्हारा रूप तो देवताओं के समान हो गया है। हाँ मित्र, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। राजकुमार जी, अब तो मैं तुम्हें परीलोक में ले आया हूँ। तुम्हारे सामने ये जो महल दिखाई दे रहा है, यही हमारे महाराज का महल है। तुम यहाँ जा सकते हो और महाराज से मिल सकते हो। मित्र, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार जल्दी से उस महल की तरफ चल देता है। अरे ठहरो जरा, कौन हो तुम? और तुम महल में कहाँ घुसते हुए चले जा रहे हो? अरे भाई, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं पृथ्वीलोक से आया हूँ। मुझे आपके महाराज से मिलना है। क्या तुम पृथ्वीलोक से आए हो? हाँ हाँ भाई, मैं पृथ्वीलोक से ही आया हूँ। तो फिर चलो हमारे महाराज के पास। महाराज, यह युवक पृथ्वीलोक से आया है और आपसे मिलना चाहता है। बोलो युवक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि पृथ्वीलोक से यहाँ तक आना संभव नहीं है, लेकिन तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। इसका मतलब तुम यहाँ पर किसी खास प्रयोजन से आए हो। हाँ महाराज, मैं यहाँ पर आपसे अपने प्रेम की भीख मांगने आया हूँ। क्या? प्रेम की भीख? लेकिन कैसा प्रेम? तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं मंगलपुर राज्य का राजकुमार सिद्धार्थ हूँ। मुझे धारा नगरी की राजकुमारी रजनी से प्रेम हो गया है, लेकिन महाराज की शर्त यह है कि जब तक मैं वो जादुई अंडे वाला हीरा उन्हें लाकर नहीं दूंगा, तब तक वो मेरा विवाह रजनी के साथ नहीं होने देंगे। इसीलिए महाराज, मैं आपसे उस हीरे को लेने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे वो हीरा दे दीजिए। यदि वो हीरा नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अरे नहीं राजकुमार, तुम ऐसी बात क्यों करते हो? मैं तुम्हें वो हीरा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। यदि तुम मेरी मदद करने में सफल रहे तभी मैं वो हीरा तुम्हें दे सकता हूँ। बोलिए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजकुमार जी, मेरी छोटी रानी शाप के कारण एक पत्थर में तब्दील हो गई है। उन्हें शाप मुक्त सिर्फ कोई पृथ्वीलोक का इंसान ही कर सकता है, जिसने अपनी संपूर्ण जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई पाप न किया हो, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। यदि ईश्वर ने चाहा तो महारानी जी अवश्य ठीक हो जाएंगी। बोलिए महाराज, मुझे क्या करना है? राजकुमार, आपको उस जादुई हीरे को अपने हाथ में पकड़कर महारानी के सिर पर स्पर्श करना है। यदि तुमने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया होगा तो महारानी फिर से जीवित हो जाएंगी। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो जादुई हीरा दीजिए। महक परी, उस जादुई हीरे को प्रकट करो। राजा की आज्ञा होते ही महक परी जादुई हीरे को प्रकट कर देती है
ये लीजिए राजकुमार, ये वही जादुई हीरा है। इतना सुनते ही राजकुमार उस जादुई हीरे को उठाकर महारानी के सिर पर स्पर्श कर देता है। हीरे के स्पर्श होते ही महारानी फिर से जीवित हो जाती है। यह देखकर सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। राजकुमार, आपने मेरी महारानी को ठीक कर दिया। मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। राजकुमार, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, आपकी प्रसन्नता को देखकर मेरा हृदय भी भर आया है। महाराज, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस वो जादुई हीरा ही चाहिए जिससे मैं भी अपने प्रेम को पा सकूं। ठीक है राजकुमार, ये लो, मैंने तुम्हें ये हीरा दे दिया। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर राजकुमार फिर से अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते 2 दिन का सफर तय करने के बाद राजकुमार वापस धारा नगरी में पहुंच जाता है और उसी बचे हुए पंख को फिर से जलाकर अपने शरीर पर मल लेता है, जिससे राजकुमार फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। आइए आइए राजकुमार, आपका स्वागत है हमारे महल में। बोलिए राजकुमार, क्या आप उस जादुई हीरे को ले आए हैं? हाँ महाराज, आप विवाह की तैयारी करें, मैं उस जादुई हीरे को ले आया हूँ। तो फिर दिखाइए राजकुमार, वो जादुई हीरा कहाँ है? महाराज, वो जादुई हीरा ये है। राजकुमार के हाथ में वह जादुई हीरा देखकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वाह राजकुमार वाह, तुम तो कितने वीर और बुद्धिमान निकले। ये हीरा परीलोक से लाना सबकी बस की बात नहीं थी। राजकुमार, तुम ही मेरी पुत्री के लायक हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करता हूँ। इस प्रकार राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया।